Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. सीसीटीवी में गोली मारते दिखाया गया है? सीसीटीवी में गोली मारते हुए बकायदा पूरी फोटो को उसकी है। तब भी एफआईआर नहीं लिखी गई? तब भी एफआईआर नहीं लिखी गई। क्या दिक्कतें आई? सर पुलिस हम लोगों का जैसा कि सीसीटीवी फुटेज आपको दे दी गई है, आपने देखा है कि साफ साफ हत्या का केस है। कोई हम लोगों की कभी रंजिश नहीं थी, ना हम लोगों का कभी कोई उनसे लेना देना था। सीओ साहब, एसओ साहब, ये लोग अपने तरीके से उसको लिखवा रहे थे। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? किसी के दबाव में थे? क्या वजह थी? उसको बचाने की क्या वजह थी? अब ये तो वही बता सकते हैं, ये हम नहीं बता सकते हैं। महोबा की चरखारी के रहने वाले दो भाई फरियाद लगाने आए मुख्यमंत्री से, फरियाद लगाने आए डीजीपी से। फरियाद इतनी कि उनके भाई को गोली मारने वाले आरोपी गिरफ्तार हों, लेकिन यह सब आसान नहीं था। हमारे साथ तो दोनों भाई हैं, उन्हीं से जानेंगे पूरी कहानी, कब किसकी हत्या हुई, कैसे हुई, और आप लोग यहाँ महोबा से यहाँ लखनऊ क्यों आ गए? महोबा से यहाँ न्याय के लिए आए हैं। क्या हुआ? कब कैसे क्या हत्या हुई? किसकी हुई हत्या? ये हमारे बड़े भाई की हुई और वे मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो उनको पकड़ के गोली मार दी। किसने गोली मार दी? हेमू राजा और बॉबी राजा का पिस्टल था, उनने हेमू राजा को दिया, हेमू राजा ने गोली मार दी। ये हेमू राजा कौन है? एफआईआर हुई कि नहीं हुई? हेमू राजा की एफआईआर की थी पहले, लेकिन इंस्पेक्टर ने बदल दी थी। फिर इसके बाद जब उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाला गया, जब उनने बाकायदा दूसरी आप लोग को सीसीटीवी भी है, दिखाओ जरा। सीसीटीवी में गोली मारते दिखाया गया है? सीसीटीवी में गोली मारते हुए बकायदा पूरी फोटो को उसकी है। और तब भी एफआईआर नहीं लिखी गई? तब भी एफआईआर नहीं लिखी गई थी। क्या बोल रहे थे? इंस्पेक्टर ने बदल दी थी ना, तो एप्लीकेशन जो पहले दी थी वो बदल दी थी पहले। जब उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाला गया, जब उनने जाके वो एफआईआर को वो सही किया है। ये आप लोग, ये जो हेमू राजा है, ये कौन है? जिन लोगों ने गोली मारी है, कौन है, क्या है, ये कब छूटा? सर इनके ऊपर धारा 376 के तहत पोस्को एक्ट भी लागू था और ये आजीवन कारावास की सज़ा में है और पैरोल पे ये बाहर आए हुए थे 1-2 महीने पहले। और जब से ये आए हुए हैं उसके बाद से मोहल्ले में लोगों का दारू पीना, दारू पी के बैठना, रात को 1-1, 2-2 बजे तक बैठना, फिर उसके बाद और भी लोगों को इकट्ठा करना है, किसी से लड़ भी जाना, कोई निकल रहा है उसको रोक लेना है और मोहल्ले के लोगों को परेशान करना, यही सब उन लोगों का चल रहा था। ऐसे आपके भाई से क्या झगड़ा हुआ? कोई झगड़ा था, रंजिश थी, क्या था? नहीं सर, कभी कोई कुछ नहीं हुआ, कभी भी किसी भी टाइप की बातचीत या कुछ भी, कोई झगड़ा कहीं पर भी नहीं था। क्या हुआ फिर? मंदिर जा रहे थे, क्या हुआ था आपके भाई के साथ? सर वो व्यापारी थे, तो कानपुर से सामान लेकर लौटे हुए थे, तो रात को वो खाना खा के घर से निकले, हम लोगों के घर के और बगल में एक घर है जहाँ वो लोग बैठे हुए थे, उसके जस्ट बगल में मंदिर है, तो वो मंदिर जा रहे थे मंदिर के पैर पड़ने। उसके बाद फिर एक हम लोगों का दूसरा घर है, वो वहाँ सोते थे, तो मंदिर पैर पड़ने के बाद वो जा रहे थे, तो बीच में ये लोग बैठे हुए थे। इन लोगों ने उनको देखा और फिर रुकाया। उसके बाद इनके ऊपर फायरिंग की, तो 1-2 बार फायरिंग मिस हुई, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू फायरिंग करते रहे और तीसरी फायरिंग उनकी बिल्कुल हार्ट में, लेफ्ट हैंड तरफ जहाँ हर्ट होता है बिल्कुल वहीं पर जाके लगा। और उसके बाद फिर लोग बाहर निकले जैसे ही, तो देखा तो फिर भाई लोग बगल में घर ही था, किंतु तो निकले सब लोग बाहर और देखा तो उनको फिर ले गए हॉस्पिटल। तो जहाँ पर हॉस्पिटल मतलब पहुँचे ही हैं, हॉस्पिटल भी 5 मिनट की दूरी पे था, पहुँचे ही हैं, उन्होंने दम तोड़ दिया। और ये लोग भाग गए? हाँ, ये लोग भागे, उसमें से एक भागने का प्रयास कर रहा था, तो उसको पुलिस ने हॉस्पिटल से ही पकड़ लिया। तो हॉस्पिटल के आपके साथ गया था वो? नहीं, साथ गया था, क्योंकि भाई लोगों ने सबने देख लिया, वो दारू के नशे में इतना था कि वो जल्दी से भाग नहीं पाया और लोग भाग गए, वो जल्दी से भाग नहीं पाया और लोग तुरंत बाहर निकले। तो उसने जब देखा कि लोगों ने हमें देख लिया है, तो फिर वो लोगों ने बैठाया ज़बरदस्ती उसको और फिर
हॉस्पिटल ले गए उसी के साथ। चूंकि रात का समय था, कोई गाड़ी किसी की बाहर थी नहीं, उसी की गाड़ी बाहर थी, तो उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बैठा के और फिर हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे पहले से कुछ केस हुए थे जिसके तहत पुलिस थी। आप लोगों को एफआईआर लिखाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी? क्या पुलिस गड़बड़ी कर रही थी? क्या दिक्कतें आई? सर पुलिस हम लोगों का, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज आपको दे दी गई है, आपने देखा है कि साफ साफ हत्या का केस है। कोई हम लोगों की कभी रंजिश नहीं थी, ना हम लोगों का कभी कोई उनसे लेना देना था, कुछ नहीं था। फिर भी पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखने के बावजूद धारा 304 के तहत कार्रवाई कर रही थी। हम लोगों का गैर इरादतन हत्या हत्या का मामला दर्ज कर रही थी। हम लोगों का यही था कि जब 302 सीधे सीधे लग रहा है उनके ऊपर, तो लगना चाहिए, बट एप्लीकेशन जो हम लोग दे रहे थे, वास्तविक वाली जो हम लोगों ने लिखी थी, वो नहीं ले रही थी पुलिस। अपने तरीके से सीओ साहब, एसओ साहब, ये लोग अपने तरीके से उसको लिखवा रहे थे हम लोगों। ऐसा क्यों कर रहे थे? किसी के दबाव में थे? क्या वजह थी? उसको बचाने की क्या वजह थी? अब ये तो वही बता सकते हैं, ये हम नहीं बता सकते हैं उनके ऊपर किसका दबाव था, लेकिन किसी का तो दबाव रहा होगा, वरना बाबा की जीरो टॉलरेंस की नीति है। यदि किसी के सामने सीसीटीवी फुटेज नहीं होता, यदि हम लोगों के पास, तो जब साबित ही नहीं हम लोग कर पाते कि कैसे, तो आप सोचिए यदि सीसीटीवी फुटेज के बावजूद तो कितना बड़ा संरक्षण उनको प्राप्त था किसी का। आप लोगों को महोबा से लखनऊ तक आना पड़ा, न्याय की उम्मीद है? जी, विधायक जी के ऊपर पूरी उम्मीद है। विधायक जी के हस्तक्षेप से ये सब हो पाया है और विधायक जी ने पूरा सहयोग दिया है। यदि आज विधायक जी डीजीपी से मिले आप लोग, किस किस से मिले, कहाँ कहाँ आपको दौड़ना पड़ा? विधायक जी, हम लोग चूंकि उसके बाद फिर और लोगों का आना जाना था, तो हम लोगों का प्रयागराज गए हुए थे। फिर वहाँ से लौटने के बाद जैसे ही आए हैं कल, तो फिर विधायक जी ने बुलाया है, फिर विधायक जी के पास आए हैं। तो विधायक जी ने डीजीपी से जाके जब मिला है, डीजीपी सर से, तो उसके बाद हम लोगों की जो 302 की तहत कार्रवाई सुनिश्चित हो पाई है। ये वो परिवार है जो अपने भाई के हत्यारा को गिरफ्तार कराने के लिए, उन पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए भटक रहा था। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई, लेकिन थाने स्तर से लेकर के जिला स्तर तक असल कार्रवाई करने से अधिकारी कर्मी बचते रहे। और अब डीजीपी के हस्तक्षेप के बाद ही सही आरोपियों पर 302 के तहत, यानी मर्डर के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार।